के विवाद होते रहते हैं। जैसे भारतवर्ष में हम देखें, अभी अभी आसाम सरकार का विवाद चल रहा था। दक्षिण में हम देखें तो अक्सर विवाद चलते रहते हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र का सीमा विवाद, असम नागालैंड का सीमा विवाद और तमाम ऐसे विवाद संघीय व्यवस्था में चलते रहते हैं, जिससे संघीय एकता को बड़ा आघात पहुंचता है। देश के सुरक्षा और रक्षा के साथ बड़ी बड़ा समस्या होता है। सरकारें जो संघीय सरकारें होती हैं, कभी कभी उनका राज्य इकाइयों के साथ बड़ी समस्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर। एकात्मक एवं संघात्मक शासन में अंतर, क्या अंतर है? संघात्मक शासन में अंतर, तो पहला हम अंतर देखेंगे कि संविधान व्यवस्था में अंतर, संविधान के स्वरूप में अंतर। एकात्मक शासन में संविधान लचीला हो सकता है, अलिखित हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में संविधान हमेशा लिखित होगा, हमेशा लिखित होगा और कठोर होगा। कठोर होने का मेरा तात्पर्य यह है कि बिना दोनों की इच्छा से कोई किसी में परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो एकात्मक में लचीला संविधान है तब भी चल जाएगा, लिखित है तभी चल जाएगा, लिखित है तभी चल जाएगा। लेकिन संघात्मक में संविधान लिखित होगा, एकदम शर्त है लिखित होगा, और दूसरा संविधान कठोर होगा। कठोर से मतलब है कि जब तक दोनों नहीं चाहेंगे उसमें परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, केंद्र राज्य संबंधों में अंतर। केंद्र राज्य संबंधों में, केंद्र राज्य के स्वरूप में अंतर, केंद्र राज्य के सरकारों के स्वरूप में अंतर। स्वरूप में अंतर, एकात्मक शासन में केंद्रीय शक्ति प्रबल होती है, राज्य सरकार पूर्णतः उस पर आधारित होती है। केंद्र सरकार जितनी शक्ति देगी राज्य सरकार उसका प्रयोग करेगी, जब चाहेगी ले लेगी। यानी सारा केंद्र मजबूत होता है, राज्य कमजोर होता है। राज्य का अपना जीवन सब कुछ केंद्र पे निर्भर होता है। यानी केंद्र की इच्छा से राज्य को चलना है, जब चाहेगा केंद्र शक्ति देगा, नहीं देगा वापस ले लेगा। जबकि संघीय व्यवस्था में केंद्र या संघ और राज्य का आपसी शक्तियों का बंटवारा होता है, आपसी शक्तियों का बंटवारा होता है। संविधान के अनुसार ना तो केंद्र राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करेगा, ना तो राज्य केंद्र की शक्तियों में हस्तक्षेप करेगा, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। तीसरा सरकार के अंगों में के कार्य में अंतर। सरकार के अंगों के कार्य स्वरूप में अंतर। एकात्मक सरकार में चूंकि सारा कुछ केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होता है, इस नाते केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका सर्वेसर्वा होती है, केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका सर्वेसर्वा होती है। उसके आदेशों का पालन कराने का काम न्यायपालिका करती है, यानी केंद्र की व्यवस्थापिका मजबूत होती है। जबकि संघात्मक शासन में संविधान सर्वोच्च होता है, इस नाते न्यायपालिका मजबूत होती है, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। न्यायपालिका वह ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो। जैसे अमेरिका में देखें, अमेरिका में 1803 के मार्बरी बनाम एक केस आया, मार्बरी बनाम मेडिसन केस। 1803 में अमेरिका में आया मार्बरी बनाम मेडिसन केस। इसमें जज मार्शल थे। कौन जज थे? जज मार्शल। इन्होंने कहा कि संविधान वो है जो हम कहते हैं, यानी संविधान वो है जो न्यायपालिका कहती है। तो ऐसी न्यायपालिका की मजबूती संघीय शासन में हो सकती है, एकात्मक सरकार में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो नागरिकों के स्थिति में अंतर, नागरिकों के स्थिति में अंतर। संघ सरकार एकात्मक शासन में नागरिक
को एक नागरिकता प्राप्त होती है, संघ की नागरिकता। इस नाते वो सिर्फ संघी नागरिक होते हैं, जबकि केंद्रीय सरकार के नागरिक होते हैं। यानी एकात्मक शासन में एक ही नागरिकता होती है, तो नागरिक अपने केंद्र सरकार के प्रति ही केवल जवाबदेह जिम्मेदार होता है, जबकि संघ सरकार में दोहरी नागरिकता होती है। और दोहरी नागरिकता होने के नाते उन्हें ज्यादा ध्यान एक की तरफ नहीं बल्कि दोनों की तरफ लगाना होता है, दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस तरह से नागरिकों, अगला राजनीतिक शिक्षा में अंतर। राजनीतिक शिक्षा में अंतर, एकात्मक शासन में राजनीतिक शिक्षा का अभाव होता है, क्योंकि नागरिक सिर्फ केंद्रीय सरकार के कार्यों में भाग ले सकते हैं। इस नाते स्थानीय सरकारों में भाग लेना अवसर उन्हें कम मिलता है। संघीय सरकारों में दोहरी व्यवस्था होती है, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार दोनों में व्यवस्थापिका कार्यपालिका, तो नागरिकों में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह से हम देखें तो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, एकात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। सारी शक्तियां संघ सरकार में, केंद्रीय सरकार में होती है। स्थानीय इकाइयों का जीवन सब कुछ संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार पर निर्भर होता है, जबकि संघात्मक शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है। जितना अधिकार संघ सरकार को होता है उतना ही अधिकार इकाई राज्यों को होता है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं। इस नाते कोई भी अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, मनमानापन नहीं कर सकता है, उसमें कोई निरंकुशता नहीं ला सकता है। तो ये हो गई एकात्मक और संघात्मक सरकार के मुख्य रूप से अंतर। अब एक प्रश्न उठता है कि संघवाद का भविष्य, संघवाद का भविष्य, कि संघवाद का क्या भविष्य है। संघवाद का भविष्य हम अगर देखें तो धीरे धीरे राजनीतिक चिंतक विद्वान ये कहना शुरू कर दिए थे कि अब पूरी दुनिया में केंद्रीकरण बढ़ रहा है, केंद्रीय सरकार की शक्तियां बढ़ रही हैं और भविष्य में संघीय सरकारें खत्म हो जाएंगी, संघीय सरकारें खत्म हो जाएंगी, संघवाद खत्म हो जाएगा। ऐसी मांग, ऐसी चर्चाएं उठने लगी थी। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो ये सही है कि केंद्रीकरण बढ़ रहा है, केंद्रीय शक्तियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं कभी फिर चर्चा करूंगा कि केंद्रीकरण क्यों बढ़ रहा है। कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका में अयोग्य लोग आ रहे हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन बढ़ा है। प्रदत्त व्यवस्थापन मैं कभी फिर बताऊंगा इत्मीनान से। संकट काल बढ़ा है, संकट काल में केंद्र सरकार मजबूत होगी। बहुत सारे नियोजन वगैरह केंद्र सरकार चलाती है, तो बहुत सारे संघीय सरकार की, केंद्रीय सरकार की शक्तियां बढ़ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी इस पर अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन यह प्रश्न उठता रहा कि संघवाद अब खत्म हो जाएगा, जबकि हम देखें तो 20वीं शताब्दी के अंतिम समय में, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हम देखें तो संघवाद की मांग बढ़ी है, संघवाद का भविष्य उज्जवल हुआ है। और दुनिया के लोग यह महसूस करने लगे कि चाहे हमारी राजनीतिक समस्या हो, सांस्कृतिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, सबको दूर करने के लिए हमको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की तरफ। और संघवाद मजबूत हो रहा है। आज हम देखें तो आज यूरोप में यूरोपीय यूनियन का प्रभाव पड़ रहा है। उनका मानना है कि भविष्य में हमारी अपनी कार्यपालिका होगी, अपनी व्यवस्थापिका होगी, अपनी न्यायपालिका होगी। सारे यूरोपियन देश मिलकर के एक संघ बनाएंगे, और यूरोपियन संघ तो बन ही गया है, लेकिन उसका वो विस्तार पूरी बहुत व्यापक पैमाने पे करेंगे। हमारी मुद्रा एक होगी, उनकी मुद्रा एक हो गई है, यूरो उनकी मुद्रा है हमारा। तो अब वो यूरोपियन यूनियन की तरफ बहुत तेज मजबूत करते हुए बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में तमाम लोगों की ऐसी मांग उठी है कि संघवाद का भविष्य उज्जवल है और हमें एक संघीय स्वरूप में आना होगा। इसी के साथ साथ हम देखें तो विश्व संघ की कल्पना मजबूत हो रही है। विश्व संघ की कल्पना,
कि पूरी दुनिया का अपना एक संघ होगा, पूरी दुनिया का अपना एक संघीय व्यवस्था होगी। तो इस तरह से हम देखें तो संघवाद का भविष्य उज्जवल है। भले हमें तत्काल लगता हो कि केंद्रीय शक्तियां बढ़ रही हैं, संघीय सरकार बढ़ रही है, राज्य के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है और संघ सरकार ज़्यादा मजबूत हो रही है, लेकिन अगर हम 20वीं शताब्दी के लास्ट दशकों में देखें तो पूरी दुनिया की जनता संघवाद की तरफ अधिक आकर्षित हो रही है, देख रही है, मांग कर रही है। उसको केंद्रीकरण से ज़्यादा विकेंद्रीकरण अच्छा लग रहा है। यूरोपीय यूनियन जैसे तत्व बढ़ रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन अपना ढांचा बढ़ा रहा है, अपना स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, तो विश्व संघ की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से संघवाद का भविष्य उज्जवल है। मैं समझता हूं कि आज संघ पर यहीं तक। जय हिंद।